तो हमारे एयरफोर्स में जो पहले हमारा तरीका था जंग का, उसके अंदर नई चीज़ों का इजाफा हुआ। F-16 की वजह से पूरी एयरफोर्स में जो हमारे बाकी स्क्वाड्रन्स थे और आम जहाज़ जहाँ फ्लाई होते थे उनके अंदर भी एक अवेयरनेस आई। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये कदम था जो हमने उठाया और एक बहुत बड़ा जंप था टेक्नोलॉजी में, टैक्टिक्स में, स्ट्रेटजी में, यानी सोच ही एक तरह से आप यूँ समझें कि तब्दील हो गई। तो फिर इस तरह F-16 पायलट्स हमने ट्रेन करने शुरू किए, वो फिर मुख्तलिफ स्क्वाड्रन्स में भी फैले। तो जहाँ जहाँ F-16 पायलट्स गए जिस स्क्वाड्रन में, वो वहाँ अपना नॉलेज भी लेकर गए और ये जो टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी हैं इनमें भी बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ। कुदरती बात है, उन्हें बड़ा इस बात पर फ़ख्र था और वो लाजमी चीज़ है। वो कहने लगे, हम जब वापस आए मुझे अभी भी याद है कि एयर हाउस जो कि एयर चीफ जहाँ होते हैं पेशावर में उस वक्त एयर चीफ होते थे, तो ख़ासकर F-16 पायलट्स जो हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ वहाँ एयर हाउस में एक डिनर अरेंज किया गया हमारी ऑनर में, और हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया लोगों के साथ। और उस डिनर में जो एयर चीफ हैं वो फिर उन्होंने एक स्पीच भी दी और इस पर बड़े नाज से उन्होंने बात की कि मैंने जिन लोगों पर भरोसा किया था वो आज कामयाबी से हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करके वापस आए हैं। और बड़े अच्छे अल्फाज के साथ जो अमेरिकन जिन्होंने इन्हें ट्रेनिंग दी है वो इन्हें याद कर रहे हैं। इन्होंने ये जो इनके ऊपर हमने ज़िम्मेदारी डाली थी बड़े अहसन तरीके से अंजाम दी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हालांकि वो वहाँ पे हमारे साथ इजराइलीज़ ट्रेन हो रहे थे, मगर उन्हें सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शंस थी कि हमें या इजराइलीज़ हैं उन्हें कभी भी हमारे साथ फ्लाई ना करने दिया जाए, हमें उनके साथ इंटरेक्ट ना करने दिया जाए, क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्टर्स हमें बताते थे कि जी ये वहाँ चूँकि पूरे अरब इलाके में इन्होंने एक अपना नाम बना रखा है, मगर ये आपके पाए के नहीं हैं और इतना बड़ा इनका मेयार नहीं है कि इनको आपके साथ फ्लाइंग कराई जाए। हम कहते थे कि हमें इनके साथ फ्लाइंग कराओ, हमें पता तो चले कि इनका एक नाम है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या तरीक़ाकार है। तो ऐसी कभी हमें इजाज़त नहीं दी गई और ये इजराइल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि हमें उनके साथ कभी भी फ्लाइंग जो है वो आपस में ना कराई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारा जो एतमाद था उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ कि अगर डर है तो उनको है, हमें कोई डर नहीं। ऐसे ही है। अच्छा सर, नाज़रीन को बताते चलें कि JF-17 थंडर के आप पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, तो आप इसको इस JF-17 को प्यार से बेबी भी कहते हैं, तो ये बेबी की कहानी क्या है? देखिए, कुदरती बात है कि जिस के साथ आपने इतना वक्त लगाया हो, यानी मुझे इस चीज़ का बखूबी एहसास था। पहली बात तो ये कि इसकी इब्तदा कहाँ से हुई। 90 की दहाई में आपको याद होगा कि हम अफ़गान जंग लड़ चुके थे और उसके बाद 90 की दहाई में जब वो जीत गए ये जंग हमारी मदद की वजह से, हमने उनकी खातर बहुत बड़ा काम किया। तो उस वक्त अमेरिकन जो है उन्होंने हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगा दी। ठीक, ये तो अमेरिकनों का तरीक़ाकार है कि आपसे जब काम ले लिया तो उसके बाद आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। ऐसे ही होता है। तो ये 90 की दहाई का दरमियानी हिस्सा है जब हमारे ऊपर पाबंदियाँ लग गई और यूँ जो F-16 की जितनी मेंटेनेंस है उसमें हमें बहुत बड़ा धचका लगा कि वो पुर्जे देने बंद कर दिए गए, F-16 की फ़्लाइंग के अंदर रोड़े अटका दिए गए। तो एक तरफ F-16 का हमें बड़ा शौक़ था, दूसरी तरफ अब स्क्वाड्रन्स थे वो आगे बढ़ रहे थे, पायलट्स बढ़ रहे थे, तो हमें ज़्यादा फ़्लाइंग की ज़रूरत है प्रैक्टिस के लिए। तो एक तो ये बहुत बड़ी पाबंदी हमारे ऊपर लगी। दूसरी तरफ ये था कि हमने मज़ीद F-16 ख़रीदने के लिए इस मरतबा बजट अपना अपने ख़जाने से वो मैनेज किया और हमने, आपको याद होगा कि $658 बिलियन पे कर दिए वक्त के साथ साथ, और 28 F-16 जो हैं उनका हमने उनके साथ ठेका किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक, जहाज़ बन चुके थे और वहाँ पार्क किए गए। अब ऐन उस वक़्त पाबंदियाँ लगाई गई जब वो जहाज़ डिलीवर करने का वक्त था और हम उसका $658 मिलियन दे चुके थे। एक गरीब मुल्क हम जैसा, और $658 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। तो जब वो वक्त आया तो उन्होंने कहा जी कि ये जहाज़ हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आपके ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, बल्कि जहाँ ये जहाज़ हमने पार किए हैं उनका किराया भी हमें दो। अच्छा, बिल्कुल, उसका भी जो बजट है वो उसमें शामिल इसमें किया जाए और इसके जो अखराजात हैं वो भी आप बर्दाश्त करें। अच्छा, जहाज़ हमें नहीं मिल रहे मगर जहाँ पार्क किए हैं उस पार्किंग स्पेस के भी पैसे जो हैं वो हमें अदा करो। इस हद तक
ये अमेरिकन जो हैं वो आपसे आंखें फेर लेते हैं। बहरहाल इतना बड़ा धचका जब हमें लगा तो फिर उस वक्त हमारी जो लीडरशिप है उसने फैसला किया कि हमें तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो खुद साख्तगी की तरफ हम चलें, खुद कफ़ालत की तरफ जाए, अपनी चीज़ बनाएं। इस तरह तो ये जो F-16 हमने ले लिए और हम बड़े खुश हैं। इनका साथ दे रहे थे तो हर चीज़ ठीक थी, इनका साथ नहीं दिया तो F-16 पे पाबंदी लग गई। जो हमारे आने वाले F-16 हैं उनको रोक दिया गया। तो उस वक़्त ये जो है आइडिया फिर JF-17 का जब ज़हन में आया तो लाजमी चीज़ है, चीन हमारा दोस्त है, उससे बातचीत की और उन्होंने किसी हद तक ये हामी भर ली कि हम आपके साथ मिलकर कुछ करने को तैयार हैं, मगर ये भी आप याद रखें कि हम उस काबिल नहीं हैं जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, क्योंकि तब हमारा स्टैंडर्ड जो था वो F-16 का था। हम तो उससे कम कोई चीज़ नहीं बनाना चाहते थे और फिर आइंदा के लिए दुश्मन को मद्देनज़र रखते हुए इससे आगे बढ़ना चाहते थे। इसलिए जब वो बात तय हो गई तो पहले 4 या 5 साल, कोई 1995 से लेकर 2000 तक आप देख लें कि उसके अंदर कोशिश की जाती रही और चीनी जो है उनके साथ बहस मुबाहसा भी होता रहा। वो भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या बनाना चाहते हैं, हम भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो चीज़ बना सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इस तरह ये 5-1 साल तकरीबन इसमें लगे। फिर 2001 में फाइनली मुझे चीफ़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया और बनाने वाले ये जिम्मेदारी किसने दी थी आपको? ये जिम्मेदारी मुझे दी थी उस वक्त के एयर चीफ मार्शल थे मुसफ़ अली मीर साहब। वो एकेडमी में मेरे उस्ताद भी थे। अच्छा। और वो उनको चूँकि मुझे ज़ाती तौर पे जानते थे और उन्हें मुझ पे भरोसा था कि ये शख्स जो है इसके ज़िम्मे ये काम मैं लगाऊंगा और ये हर तरह ये काम करेगा। उन्हें एक एतमाद था, क्योंकि ये जो 5 साल गुजरे उसमें कम से कम 3 चीफ़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स बनाए गए और कोई काम आगे ना चल सका। अच्छा। 2 स्टार थे तीनों और JF-17 उस वक्त हम इसको सुपर 7 कहते थे। इसका नाम सुपर 7 था। जैसे हमारे पास F-7 जहाज़ है उसको हम ग्लोरीफाइड फॉर्म में बनाना चाहते थे तो सुपर 7 उसका नाम था। और 2 साल हर तकरीबन CPD जो है चीफ़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसने गुजारे, मगर ये सारा मामला जो है ये कागज़ों की हद तक था, कोई इसमें पेशरफ्त ना हो सकी मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर। और 2001 में जब टेक ओवर किया एयर चीफ मार्शल मुसफ़ ने एज़ चीफ, तो ये वो पहली चीज़ थी जो उन्होंने की। अच्छा। और इससे पहले वो मुझे कह चुके थे कि मैं अगर चीफ बना तो JF-17 का प्रोजेक्ट तुम्हारे हवाले होगा। अच्छा। और मुझसे ये ना पूछना कि ये क्या करना है या कैसे करना है। और वो मुझे कहा करते थे यू विल सेल और सिंक विद इट, कि सेल करोगे अगर ये कर लोगे और अगर नहीं करोगे तो यू विल सिंक। स्ट्रेट मेरे मुंह पे बात करते थे और साथ हंसते थे कि मुझे पता है कि यू विल सेल, यू विल नॉट सिंक। पर हंसने के साथ कहते थे कि मुझसे ना पूछना कि ये काम कैसे करना है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कामरा में सिर्फ एक ओवरऑल फैसिलिटी थी। हमें तो डिज़ाइन डेवलपमेंट जहाज़ है वो उसका कुछ पता नहीं था। ये इतना मुश्किल काम है कि दुनिया में चंद ममालिक हैं जिन्होंने ये काम किया। हिंदुस्तान ने हमसे 10 साल पहले काम शुरू किया था इस पर और वो फेल हो गए। वो LCA उसको कहते थे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। बाद में उन्होंने तेजा उसका नाम रखा और इस हद तक नाकाम हुए कि अपनी एयरफोर्स ने ख़रीदने से इनकार कर दिया। और यही वजह है कि आज का हिंदुस्तान वो फ्लाइंग कॉफिन्स की बातें करता है। रफ़ाल की बात हो रही है, एक रफ़ाल मिला है और उसके ऊपर क्या दुनिया में और पता नहीं क्या लीमू है और पता नहीं वो देवतियाँ हैं, कोई पूजा पाठ हो रही है और क्या हो रहा है। एक जहाज़ और 36 का उन्होंने ठेका किया है। तो ये तो कई सालों का मामला है। 2005 में हमने JF-17 की इंडक्शन शुरू की थी और आज 2019 में हमने उसको जंग में डाला। 15 साल उसकी पायलट्स की ट्रेनिंग और उस जहाज़ की इंटीग्रेशन अपने सिस्टम के अंदर। हालांकि अपना जहाज़ है, हालांकि सारी तैयारी थी, इतना वक्त लगा करता है। तो ये एक रफ़ाल के साथ आप क्या बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कुछ प्रोग्राम्स में कहा है कि आप मोदी साहब, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप उनको ये कहते रहे कि रफ़ाल होता तो नतीजा ही और होता।